हाँ जी रजत, सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर मई 2024 एग्जामिनेशन। इसके लिए मैंने ये एक फाइल पिक की है। ये फाइल मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को मिल जाएगी आपकी इंस्टीट्यूट की साइट पर। अब रजय बात करते हैं कि अमेंडमेंट्स कौन कौन से पार्ट में एप्लीकेबल है। तो रजय फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी में अमेंडमेंट आई है, पीजीबीपी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, टीडीएस टीसीएस में, और प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स के केस में अमेंडमेंट आई है। रजय जो इसमें सबसे ज्यादा हैवी अमेंडमेंट है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो इस पार्ट में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। तो पहले हम सैलरी, हम लाइन वाइज चलेंगे, पहले सैलरी कवर करेंगे, फिर पीजीबीपी कवर करेंगे, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हो पाएगा क्योंकि आईएफओएस की अमेंडमेंट बहुत बड़ी है। टीडीएस टीसीएस एंड प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो। सो रजय आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरीज में जो अमेंडमेंट आई है वो किस में आई है रजय? रेंट फ्री अकोमोडेशन में अमेंडमेंट आई है सैलरीज के केस में, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या अमेंडमेंट है, इसके लिए आपको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं प्लस यहाँ जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसका रजे आप लोग ओपन कर लो सैलरीज वाला पार्ट। और जहां पर मैंने आपको ये रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखवाया था ये वाला पार्ट रजे आप लोग ओपन कर लो एक बार। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या अमेंडमेंट है। यहाँ पे ओपन कर लो एक बार ये पेज। हाँ जी। सो अब राजा देखो, पहले ये अमेंडमेंट किस बारे में है? रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में है ये अमेंडमेंट। और ये कहती क्या है रजय? ये आया है सीबीडीटी का नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। द सीबीडीटी हैज वाइड नोटिफिकेशन substituted rule 3(1) to rectify the manner for determining the rent residential accommodation provided by the employer। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हम लोग पहले कैसे करते थे? आई विल टेल यू फर्स्ट वो कि हम लोग पहले प्रोविजन क्या था वो कैसे करते थे, देन उसके बाद हम लोगों ने आगे कैसे अब इसको अमेंडेड में कैसे पढ़ना है वो देखेंगे। सबसे पहले रजय जब मैंने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला पार्ट करवाया था टैक्सेबिलिटी वाला, तो रजय इस केस में मैंने आपको करवाया था कि अनफर्निश्ड और फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड का मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ एक रूम मिला है या मुझे जो एक बिल्डिंग है सिर्फ वो मिली है, उसमें मुझे कोई भी फर्नीचर या फैसिलिटीज नहीं मिली है। दिस इज व्हाट वी कॉल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रजय इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो जो टैक्सेबल अमाउंट होता था परक्विजिट्स के केस में, देखो परक्विजिट्स के केस में हम टैक्सेबल अमाउंट पढ़ते थे। तो टैक्सेबल अमाउंट जो परक्विजिट्स के केस में होता था वो होता था आपकी लाइसेंस फी, जितनी भी आपको दी होगी। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर आता है क्वेश्चन में तो लाइसेंस फी आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज गिवन होती है, आपने क्या करना होता है उसी को टैक्सेबल कर देना होता है। लेकिन इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय ये सेम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला पार्ट सेम है, यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट अदर एम्प्लॉय के केस में है। अदर एम्प्लॉय के केस में अगर मान लो जो एम्प्लॉयर है जो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है यानी कि फ्री घर रहने के लिए दे रहा है, तो राजे जब हम रेगुलर लेक्चर्स कर रहे थे उसमें हमने करा था कि जो इसका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या होगा, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी। मैम 7.5 लेना है, 10 लेना है या 15 लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन जहां पर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया। अगर उस जगह की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो उस केस में रजे 7.5% ऑफ सैलरी। अगर उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 10 लाख टू 25 लाख है तो रजे 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी। ये पार्ट हमने कवर किया था। लेकिन अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में रजे 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड। अब जो अमेंडमेंट आया है वो रजे इन दोनों ही पार्ट्स में आया है, और एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्या अमेंडमेंट आया। देखो आ जाओ अपनी अमेंडमेंट शीट पर।
तो देखो, फर्स्ट केस उन्होंने कौन सा कवर किया? फर्स्ट केस उन्होंने कवर किया वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, अगर एम्प्लॉयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो जितनी भी लाइसेंस फी है हमारी, जितनी भी लाइसेंस फी है, ये तो ऑलवेज एंड ऑलवेज होगा ही होगा ना, लाइसेंस फी जितनी भी होगी वो हमारी टैक्सेबल होगी। बट परक्विजिट्स के केस में मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट हर परक्विजिट्स में अगर मैंने कोई एम्प्लॉयर से अमाउंट जो है वो रिकवर किया है, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम माय परक्विजिट वैल्यू। तो यही उन्होंने लिखा हुआ एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट एक्चुअली पेड। ओके, सो हम लोग अब आ जाते हैं रजे आपके फर्निश्ड। ये किसका था? ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का था। अच्छा, फर्निश्ड अकोमोडेशन का भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, हमने क्या पढ़ा था रजे। फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में मतलब मुझे एम्प्लॉयर रहने के लिए घर तो दे ही रहा है, बट साथ के साथ रजे वो मुझे फर्नीचर, कुछ टेलीविजन या कुछ और फैसिलिटीज भी दे रहा है। तो उस केस में अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो टैक्सेबल अमाउंट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन अगर वो हायर्ड बाय एम्प्लॉय होगा तो हायर चार्जेस पेड। रजे एक बात ध्यान में रखना, हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे रेगुलर लेक्चर्स में, हमने पढ़ा था कि अनफर्निश्ड और फर्निश्ड अकोमोडेशन का आप अलग अलग पार्ट कैलकुलेट जो है वो करो। उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में आपने, अगर फर्नीचर जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर यही फर्नीचर रजे हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर उस केस में जो एक्चुअल हायर चार्जेस होंगे एज रिड्यूस अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ। अब रजे हम लोग अमेंडमेंट वाले पार्ट पर चलते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। वो कहते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? where the accommodation is owned by the employer, 10% of salary in cities having population of greater than 40 lakh। ओके, तो रजे आपका वो कहते हैं अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 40 लैक्स की है पॉपुलेशन, तो उस केस में अब आपने 10% ऑफ सैलरी लेना है। द क्राइटेरिया इज चेंज्ड। उसके बाद 10% की जगह आपकी जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी 7.5% की। 7.5% कब होगी रजे? 7.5% ऑफ सैलरीज इन सिटिंग हैविंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर देन 15 लाख। अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 15 लाख है, बट अप टू बट अप टू 40 लाख है, ग्रेटर देन 15 लाख है बट अप टू 40 लाख है, तो रजे उस केस में आपका जो कैलकुलेट होगा वो होगा 7.5% ऑफ सैलरी। 7.5% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन है रजे वो अदर एरियाज है, मतलब लेस देन 15 वाला, तो 5% ऑफ सैलरी। तो अब जहां पर पहले लिमिट हुआ करती थी हमारी कौन सी? 7.5, 10 और 15, अब लिमिट जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 5, 7.5 और 10%। ठीक है मेरी बात? ओके, सो रजे अब इसको अगर हम समराइज करें तो आपने नोट्स जहां पर भी अपने मेंटेन किए हुए हैं आप लोग इसको नोट कर लो। अब मैं ग्रीन वाले पेन से क्या करूंगी, मैं इसको काट दूंगी और मैं यहां पर लिखूंगी कि आपकी जो अमेंडमेंट आई है। अब अमेंडमेंट आपकी आई है, सब पहले होता था 7.5, 10 और 15, लेकिन उसकी जगह पर अब लिमिट्स कौन सी हो गई है रजे? अब आपकी लिमिट्स हो गई है 5%, 7.5% और 10%। इन तीनों में से कोई एक लिमिट लगेगी ऑफ सैलरी। 5%, 7.5% और 15% ऑफ सैलरी। मोर ओवर अब ये वाली लिमिट्स हमारी एप्लीकेबल नहीं हुआ करेंगी। इसकी जगह पर राजे क्या लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी? अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 15 लाख है, लेस देन 15 lakhs, तो उस केस में रजे 5% की लिमिट होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 15 लाख है, मोर देन 15 लाख है, बट इक्वल टू बट
इक्वल टू 40 लाख है, मतलब 40 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस केस में जो लिमिट है रजय वो हो जाएगी 7.5% ऑफ सैलरी। थर्ड लिमिट, अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 40 लाख है, मोर देन 40 लाख है, तो उस केस में रजे जो आपकी लिमिट होगी वो होगी 10% ऑफ सैलरी। उस केस में आपकी लिमिट होगी 10% ऑफ सैलरी। और ये जो अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है राजे? ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है फर्स्ट, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 1 सितंबर 2023 से। 1 सितंबर 2023 से ये अमेंडमेंट आपका एप्लीकेबल है फॉर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। तो राजे देखो, इसको अगर मैं कंपाइल करना चाहूं दोबारा से, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वही है लाइसेंस फी। अदर एम्प्लॉय के केस में रजे अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले 7.5, 10 और 15% ऑफ सैलरी हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जगह पे 5%, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी है। क्राइटेरिया क्या रह गया? क्राइटेरिया रह गया, अगर पॉपुलेशन जो है आपके एरिया में लेस देन 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी, अप टू 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5, और मोर देन 40 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। ये आपका क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है राजे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने अमेंडमेंट वाले पार्ट पर वापस। अब राजे उसके बाद जो हमारा उन्होंने केस कवर किया, वो कहते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट। अब देखो, अब ये तो पार्ट कब था, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, है ना, यहां पर अमेंडमेंट था। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉयर खुद पहले रेंट पर लेता है अकोमोडेशन, फिर उसके बाद राजे वो क्या करता है, उसके बाद मुझे वो देता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो पहले क्या था, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। अब क्या हो गया है, अमाउंट ऑफ लीज और रेंट पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 15 की जगह क्या कर दिया उन्होंने, 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट। अगेन फर्निश्ड अकोमोडेशन वाला पार्ट जो है वो सेम ही है, फर्निश्ड अकोमोडेशन वाला पार्ट यहाँ पर सेम है। तो रजे यहाँ पर आपने जहां पर नोट्स में अपने मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको करवाया हुआ 15% ऑफ सैलरी, उसकी जगह काट कर लिख लो रजे आप लोग 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी जो है वो यहाँ पर कवर होगा, कब से, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। तो दो अमेंडमेंट्स जो हैं वो मेनली कवर की गई हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में। चलो ठीक है राजे, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब राजे हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं, देखो थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड एक और केस मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि लेट से सपोज करो आपको एम्प्लॉयर होटल बेनिफिट दे रहा है, मतलब वो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है बट इन होटल। तो उस केस में वैसे कोई चेंज नहीं आया है। चेंज क्या था इसमें, अमाउंट क्या था हमारा, जो टैक्सेबल अमाउंट था वो था राजे 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। ठीक है, सैलरी का मीनिंग सेम ही है आरएफए में जो था, बहुत लंबा हम लोगों ने मीनिंग किया था, बेसिक सैलरी, डीए एंटर, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर मॉनिटरी बेनिफिट्स, ये सारे हमने किए थे। ठीक है, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना था राजे, 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर, क्योंकि होटल बेनिफिट है तो एम्प्लॉयर हायर चार्जेस तो पे करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ अपनी अमेंडमेंट शीट पर। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन ए होटल बाय द एम्प्लॉयर बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, दोनों तरह के हो सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या एनी अदर। तो अनफर्निश्ड तो नॉट एप्लीकेबल है, क्यों, क्योंकि होटल होगा तो फर्निश्ड ही होगा। तो यहाँ पर सेम है, 24% ऑफ सैलरी पेड और पेएबल और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर एज रिड्यूस्ड, अगर इंप्लॉई से कोई अमाउंट जो है वो रिकवर किया गया। लेकिन वो कहते हैं however where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding 15 days,
on his transfer from there would be no perquisite. रजत this would be applicable only if जो उसका stay है वो 15 दिन से ज्यादा का है, 15 डेज से ज्यादा का है, तभी वो परक्विजिट माना जाता था और हम उसको टैक्सेबल करते थे, अदरवाइज वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा और अकॉर्डिंगली हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। रजय मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बोलो। हाँ जी, सो नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। If an employee is provided with accommodation on account of his transfer from one place to another at new place, जैसे मान लो मैं लुधियाना में हूं और मेरी ट्रांसफर हो जाती है इन दिल्ली, तो उस केस में एट द न्यू प्लेस while retaining the accommodation at other place, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो पहले वाले प्लेस पर है वो अकोमोडेशन मेरे पास है और दिल्ली में भी उसने प्रोवाइड कर दी। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू ओनली वन सच अकोमोडेशन। तो जो टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है, दोनों में से मेरे पास लुधियाना में भी अकोमोडेशन है, दिल्ली में भी अकोमोडेशन है, तो जो टैक्सेबल एबिलिटी आएगी वो पहली मतलब कोई भी एक अकोमोडेशन के लिए आएगी जिसकी ऑब्वियसली लोअर वैल्यू है, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। ऑब्वियसली बेनिफिशियल कौन सा होगा, जो लोअर वैल्यू है जिसकी टैक्सेबल अमाउंट मोर होगा, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। लेकिन ये जो वन सच अकोमोडेशन वाला फंडा है ना रजे, ये सिर्फ 90 दिनों तक चलेगा। मतलब लेट्स से सपोज करो मैं एक एबीसी कंपनी में वर्क कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट थी मेरी, मेरे को कंपनी ने पहले लुधियाना में एक क्वार्टर दिया हुआ था, नाउ आई एम ट्रांसफर टू दिल्ली, तो मैंने क्या किया, लुधियाना वाला क्वार्टर भी रिटेन अभी किया हुआ है और दिल्ली वाला भी रिटेन किया हुआ है। तो वो कहते हैं फर्स्ट 90 डेज के लिए रजे आपका एक ही अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, लेकिन आफ्टर 90 डेज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी चार्ज फॉर बोथ सच अकोमोडेशन। तो फिर दोनों टैक्सेबल होगा। अगर 90 डेज के अंदर अंदर आप कोई भी एक क्वार्टर नहीं छोड़ते हो, कोई भी एक अकोमोडेशन नहीं छोड़ते हो, देन आफ्टर 90 डेज बोथ द अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल। ठीक है, चल तो ये फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सेकेंड पॉइंट पर आओ। सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू सीआईआई। वो कहते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर एंड द सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यूड टू बी प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर। वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज कैलकुलेटेड इन टू अबव शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर एज मल्टीप्लाइड बाय। वो कहते हैं इन टू अबव, इन टू अबव मतलब यहां वाली बात कर रहे हैं वो जो इस पॉइंट में हमने कवर किया, बाय अदर एम्प्लॉय के केस में। ठीक है, तो अदर एम्प्लॉय के केस में वो कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है फॉर दैट सब्सिक्वेंट ईयर शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। पहले साल में आपने जितना भी अमाउंट, लेट से सपोज करो मैंने एक्स अमाउंट कैलकुलेट किया था, as multiplied by the amount which is the ratio of CII of the previous year। मतलब आपको CII जो हम कैपिटल गेन में लेते थे इंडेक्सेशन फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एंड CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अकोमोडेशन वाज इनिशियली प्रोवाइडेड। तो ये करंट ईयर का होगा डिवाइडेड बाय आपका CII जिसमें आपको फर्स्ट टाइम ये दी गई थी अकोमोडेशन। तो रजय ये पार्ट जो है इससे ज्यादा की आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, लॉ मेकर क्या चाहता है, जितना भी आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उससे ज्यादा की आप परक्विजिट वैल्यू मत लो। क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट के केस में, देखो फर्स्ट पॉइंट के केस में हमारा लाइसेंस फी है, लाइसेंस फी तो टाइम टू टाइम अमेंड होती रहेगी। सेकंड के केस में 10% ऑफ सैलरी 7.5% ऑफ सैलरी है, तो दैट्स वाई यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि आप लोगों को जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। रजय मेरी बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ जी, सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत बताओ? ठीक है, थर्ड पॉइंट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेपुटेशन विद एनी बॉडी।
ठीक है, तो रजे वो मान लो किसी और बॉडी के साथ मिलके काम कर रहा है, तो उस केस में द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन एम्प्लॉय, अब देखो अकोमोडेशन तो प्रोवाइड की है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन वो एम्प्लॉय किसका है अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जो एम्प्लॉयर है ऑफ सच एन एम्प्लॉय शेल डीम टू बी दैट बॉडी और अंडरटेकिंग, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा, वो जो अदर वाली बॉडी है ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ सच सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जो परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट होगी वो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, मतलब फर्स्ट पॉइंट की तरह उसके ऊपर लाइसेंस भी एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके ऊपर सेकंड वाला पॉइंट लगेगा। रजे मेरी बात समझ में आ गई सबको? थर्ड पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत थर्ड पॉइंट में? हाँ जी बताओ। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमने स्टार्ट करनी है अमेंडमेंट वो पढ़नी है चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की अमेंडमेंट जो है वो हमने पढ़नी है। पीजीबीपी में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट आपकी इस बार आई है, और वो जो अमेंडमेंट आई है वो आई है सेक्शन 35D में। सेक्शन 35D में अमेंडमेंट क्या आई है, तो पहले हम लोग सेक्शन 35D पढ़ते हैं कि सेक्शन 35D जो है वो था क्या। देखो सेक्शन 35D था कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की जो है वो मुझे डिडक्शन मिलती है। तो कितनी डिडक्शन मिलती है? कंपनीज के केस में अगर इंडियन कंपनी है राजे तो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, मतलब आपने एक चीज लेनी है एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आप लोग वो ले लोगे, और 5% ऑफ सीओपी और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अदर रेजिडेंट के केस में मतलब अदर रेजिडेंट के केस में उन्होंने जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट है वो नहीं मिलेगा। अब राजे यहाँ पर अमेंडमेंट जो है वो छोटी सी अमेंडमेंट है, 5% वाली लिमिट सेम है, 5% आपका जितना भी आएगा वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहां पर अमेंडमेंट क्या है वो समझो। वो कहते हैं सेक्शन 35D प्रोवाइड्स फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जितने भी आपका एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको क्या होंगे, अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं एज प्रोवाइजो टू सेक्शन 35(2)D। अब उन्होंने एक प्रोवाइजो डाल दिया इसमें, वो इसमें क्या कहते हैं, द असेसी हैज टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो रजे ये पार्ट पहले नहीं था, वो कहते हैं उसको एक स्टेटमेंट जो है वो अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की देनी पड़ेगी, जिसमें वो बताएगा कि उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्रोजेक्ट। देखो हमने जब हम लेक्चर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारे खर्चे आते हैं जो कि एलिजिबल होंगे फॉर अमोर्टाइजेशन, जो कि एलिजिबल होंगे फॉर अमोर्टाइजेशन। तो कहते हैं अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 6A(BBB)। ये मेन अमेंडमेंट है, रूल 6A(BBB)। अगर याद रह जाए राजे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलत मत लिख के आना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023 आप लोगों का एक रूल 6A(BBB) इंसर्ट हुआ, जो कि ये कहता है नाउ यू हैव टू फर्निश दैट स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द अबव। जो ये सारे पर्टिकुलर्स हैं जिन जिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की आप डिडक्शन लेना चाहते हो इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139(1). तो रजे आप लोगों को वो स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंडर रूल 6A(BBB), जिसमें आप बताओगे कि हमारे ये सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जिसको हम अमोर्टाइज करेंगे। रजे ये आपको स्टेटमेंट जो है वो कब फर्निश करनी है, 1 month prior to the due date of furnishing return of income। 139(1)
1 सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑडिट मुझे इस केस में एप्लीकेबल होगा, और ऑडिट अगर मुझे इस केस में एप्लीकेबल होता है तो मेरी जो ड्यू डेट बनती है वो बनती है 31 अक्टूबर। 1 मंथ प्रायर, मतलब कम से कम 30 सितंबर तक मुझे ये स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। रजे पीजीबीपी में सिर्फ इतनी सी अमेंडमेंट है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया? हाँ जी बताओ रजे। अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब रजे नेक्स्ट पार्ट, आप लोग यहाँ नोट्स में अमेंडमेंट लिख लो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्पेस जो है वो छुड़वाई हुई है, तो आप लोग यहाँ पर अमेंडमेंट रजे लिख लो। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट with respect from 1st August 2023, with respect from 1st of August 2023। अब रजे ये जो अमेंडमेंट है आपकी, ये क्या कहती है कि ये कहती है कि आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड, स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड अंडर रूल 6A BBB, under rule 6A BBB, to prescribe the details of, to prescribe the details of preliminary to details of expenses to be amortized, expenses to be amortized। कब तक सबमिट करनी है? इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड 1 month prior, 1 month prior, 1 month prior to the due date of furnishing return of income, to the due date of furnishing return of income, to the due date of furnishing return of income under section 139(1), अंडर सेक्शन 139(1). तो राजे यहां तक आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लो एक बार। देखो ये जो आपके अमेंडमेंट्स नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, इसमें भी मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड कर दिया रूल 6A BBB के बारे में, जिसमें आपको ये स्टेटमेंट जो है वो फर्निश करनी है 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। रजे समझ आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी रजे। सो आगे हम लोग रजे करते हैं। अब जो आगे हम लोगों ने करनी है अमेंडमेंट, दिस इज अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर 3 यूनिट नंबर 4 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ज्यादा चांसेस हैं कि मई 2024 के एग्जामिनेशन में आपको ये अमेंडमेंट जो है वो पूछी जाएगी। रजे जो अमेंडमेंट आई है वो किस में आई है? वो आई है अंडर सेक्शन 1010D में। अंडर सेक्शन 1010D में अमेंडमेंट क्या आई है? अब आप लोग एक बार ये सुनो। देखो सबसे पहले सेक्शन 1010D था क्या? सेक्शन 1010D जो था, अब रजे जो सेक्शन 1010D कहता है, ये कहता है कि जो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो और उसकी कंसिडरेशन अगर आप लोगों को कोई रिसीव हुई है, अगर उसकी कंसीडरेशन आप लोगों को रिसीव हुई है, तो यहां पर जो अर्लियर वाला प्रोविजन था हमारा, जो पहले प्रोविजन था, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि आपकी ये जो कंसीडरेशन है दैट विल बी एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन वो एग्जम्प्ट कब होगी? वो एग्जम्प्ट राजे सिर्फ तब होगी अगर आपने जो एनुअल प्रीमियम पे किया है, आपने जो एनुअल प्रीमियम पे किया है, दैट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ कैपिटल इंश्योर्ड।
अब समझो, देखो पढ़ो, वो कहते हैं ये अर्लियर वाला प्रोविजन है, सेक्शन 1010D प्रोवाइड्स फॉर एग्जम्पशन ऑफ द सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। तो रजे एक बात का ध्यान रखना, देखो समझो बात को, वो क्या कहते हैं, लेट से सपोज करो मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसका मैं प्रीमियम पे कर रही हूं मान लो 1600 पर मंथ का, और आफ्टर 30 to 35 years, लेट्स से सपोज करो आफ्टर 30 years मुझे जो इसका पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10,50,000। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अमाउंट होता है मेरे प्रीमियम का, जो मैंने ये प्रीमियम पे किया होगा इन 30 years में, ये 1600 पर मंथ है, ठीक है, ये 1600 पर मंथ है। मैंने क्या किया होगा, मैंने 30 years में मान लो जितना भी प्रीमियम पे किया होगा, तो कंपनी क्या करती है, इस पे कुछ बोनस अमाउंट मुझे ऐड करके पूरा कंसीडरेशन मेरा पे करती है। तो वही चीज वो यहाँ पर कह रहे हैं, वो कहते हैं सेक्शन 1010D प्रोवाइड्स फॉर एग्जम्पशन ऑफ द सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। मतलब ये दोनों अमाउंट, इन दोनों अमाउंट की बात हो रही है, ये पूरा पार्ट। तो वो कहते हैं टू द कंडीशन दैट एग्जम्पशन कब होगी अंडर सेक्शन 1010D, तब सिर्फ तभी होगी टू द कंडीशन अगर जो मेरा एनुअल प्रीमियम जा रहा है, यानी कि ये वाला अमाउंट एनुअल प्रीमियम पर मंथ वाला नहीं, एनुअल 12 मंथ्स वाला, डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ कैपिटल इंश्योर्ड, अगर वो 10% से ज्यादा नहीं है तो। बट अब गवर्नमेंट ने यहां पर इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दी, इसके साथ एक और कंडीशन क्या जोड़ दी, वो कहते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो अर्लियर वी वर सेइंग कि आपको सेक्शन 1010D में जितना भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, अब ये अमाउंट रिसीव कौन सा है, इंक्लूडिंग बोनस, अमाउंट रिसीव कौन सा है, ये इंक्लूडिंग बोनस, दैट विल बी एग्जम्प्ट, ये अमाउंट रिसीव्ड आपको एग्जम्प्ट होगा। लेकिन ये एग्जम्प्ट कब होगा, जब आपका जो टोटल सम एश्योर्ड है वो, सॉरी प्रीमियम पेड है, एनुअल प्रीमियम, वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा का नहीं होगा। अगर 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा का है तो एग्जम्पशन अवेलेबल आप लोगों को नहीं होगी। बट अब ये कंडीशन तो गवर्नमेंट ने रखी है, दिस कंडीशन विल एग्जिस्ट, बट इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दिया। एक और कंडीशन क्या जोड़ी है, एक बार वो पढ़ लेते हैं। तो देखो वो कहते हैं इन केस वेयर एन असेसी हैज अ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ एक और कंडीशन जो हमने पढ़नी है वो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मान लो मेरे पास एक सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस केस में जो एग्जम्पशन मुझे मिलेगी, वो कहते हैं एग्जम्पशन अंडर 1010D वुड नॉट बी अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और वो इशू की गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अगर एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है विच वॉज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो उस केस में जो प्रीमियम पेएबल है उसका वो एक्सीड कर रहा है 5 लाख से। मतलब अगर मान लो मेरा प्रीमियम पेएबल जो था, लेट से सपोज करते हैं मैंने एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी जो मैच्योर हो रही है इन प्रीवियस ईयर 2026-27, यानी कि आफ्टर 1/4/2023, ठीक है, इशू आफ्टर 1/4, मैं सिंपल कहती हूँ, एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है विच वॉज इशूड आफ्टर 1/4/2023। अब जो मुझे इसका प्रीमियम मिल रहा है राजे, मैं जो इसका प्रीमियम पे कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसका जो प्रीमियम पे कर रही हूँ राजे वो 6 लाख पे कर रही हूँ, और जो इसमें मेरा सम एश्योर्ड था, सम एश्योर्ड मतलब वो अमाउंट जो आपको मिलना ही मिलना है, सम एश्योर्ड वो था राजे 60 लाख का। तो अब इस केस में मेरी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई,
कि मेरा प्रीमियम अमाउंट जो है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक है, लेकिन ये सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है राजे, और इसमें जो मेरा प्रीमियम अमाउंट है वो 5 लाख तक का ही होना चाहिए, लेकिन ये तो उससे ज्यादा का है, तो अब मुझे एग्जम्पशन फिर नहीं मिलेगी। तो दो कंडीशन यहाँ पर अटैच कर दी, कि फर्स्ट कंडीशन क्या अटैच कर दी, फर्स्ट कंडीशन ये अटैच कर दी कि एक तो आपका 10% तक सम एश्योर्ड होना चाहिए, प्रीमियम अमाउंट शुड बी, जो आपका ईयरली प्रीमियम जा रहा है दैट शुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, प्लस जो प्रीमियम पे हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर दैट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, that should not exceed 5 lakh। बट ये किन पे एप्लीकेबल होगा, ऑन और आफ्टर 1/4/2023 पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप लोगों ने ये अमेंडमेंट्स वाले नोट्स का प्रिंट आउट निकाल रखा है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अर्लियर कंडीशन ऑफ 10% विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, earlier condition of 10% of sum assured will also be applicable। रजे मुझे बताओ, आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ जी बताओ, फटाफट बताओ। अब राजे यहाँ पर एक और बात नोटिस करना, ये जो 5 लाख वाली कंडीशन है ना, ये को यहाँ पर दो कंडीशन लग रही है। एक कंडीशन तो कौन सी, एक ये वाली 10% ऑफ सम एश्योर्ड, द प्रीमियम पेएबल ड्यूरिंग द ईयर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। दूसरा ये 5 लाख वाली, ये 5 लाख वाली कंडीशन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर 1/4/2023, 1/4/2023 के बाद ही एप्लीकेबल होगी, उससे पहले एप्लीकेबल ये नहीं होगी। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो समझो बात को, तो रजेश सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। मैम अगर मान लो मेरी एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ठीक है, तो हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे थे सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जैसे मान लो ए है, बी है और सी है। अब राजे ए का जो प्रीमियम है वो 1 लाख है और उसका सम एश्योर्ड है 10 लाख। बी का जो प्रीमियम है वो 1,50,000 है, या मैं 1,50,000 नहीं लेती इसको, मैं ले लेती हूँ कि जो बी का प्रीमियम है वो रजे 2 लाख है और इसका जो सम एश्योर्ड है वो है 20 लाख। और जो सी नंबर वाली पॉलिसी है इसका प्रीमियम है रजे 3 लाख का और इसका सम एश्योर्ड है 30 लाख का। अब रजे ध्यान से सुनना मेरी बात, अब अगर मैं तीनों को इकट्ठा लूं, ए बी और सी तीनों को इकट्ठा लूं और फर्स्ट कंडीशन लगाती हूँ, देखो फर्स्ट कंडीशन जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड वाली है वो तीनों लाइफ पॉलिसी सेटिस्फाई कर रही हैं। ए बी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, द प्रीमियम इज पेएबल अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सेकंड वाले के केस में भी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड और थर्ड वाले के केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड। लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है 5 लाख वाली कंडीशन, सॉरी सॉरी, तो रजे जो 5 लाख वाली कंडीशन है, ये 5 लाख वाली कंडीशन अगर मैं तीनों का प्रीमियम ऐड करूं, एक का प्रीमियम नहीं देखना, एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ऑफ ए बी और सी तीनों का ऐड करूं तो वो टोटल कितना बन रहा है 6 लाख, जो कि एक्सीड कर रहा है 5 लाख से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैम एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? राइट आंसर इज रजे एग्जम्पशन अब भी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है किन्हीं दो लाइफ पॉलिसीज का, ठीक है, किन्हीं दो लाइफ पॉलिसीज का। जैसे मान लो मैं 2 लाख और 1 लाख का ग्रुप बना सकती हूँ, 3 लाख तक प्रीमियम जा रहा है तो मैं उसकी एग्जम्पशन ले सकती हूँ, या मैं इन दोनों का ले सकती हूँ 3 लाख प्लस 2 लाख का, बी और सी का, या फिर ए और सी का भी ले सकती हूँ, क्योंकि दो को कंबाइन करके प्रीमियम 5 लाख से कम बन रहा है। तो होगा क्या, देखो क्या क्या प्रोविजंस बन रहे हैं, एक तो ए और बी कंबाइन होके जो प्रीमियम बन रहा है मेरा वो 3 लाख का बन रहा है। फिर उसके बाद बी और सी अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो प्रीमियम जो टोटल बन रहा है वो 5 लाख का बन रहा है, और बी और सी को कंबाइन करके। फिर उसके बाद जो हमारा ए एंड सी को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो प्रीमियम बन रहा है 4 लाख का। तो रजे तीनों केसेस में, तीनों में से कोई एक केस लूंगी, पहली बात तो ये, तीनों केसेस में मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैम आप बताओ आप कौन सा केस लोगे? रजे ऑब्वियसली आई विल टेक दिस केस, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा,
मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब जब बी का मुझे सम एश्योर्ड 20 लाख रुपीस रिसीव होंगे और सी के रिसीव होंगे 30 लाख रुपीस, तो टोटल 50 लाख की रजे मैं क्या ले लूंगी, एग्जम्पशन ले लूंगी। फिर जो बची हुई पॉलिसी होगी ए, दैट विल बी टैक्सेबल। रजे मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई या नहीं? अब रजे समझो बात को। सो ये एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पर कवर किया। अब समझो बात को। वो कहते हैं कि देखो अभी तक जो मैं केस डिस्कस कर रही थी ना, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 25 ईयर्स के एज में, कोई LIC पॉलिसी ली 25 ईयर्स के एज में। उसके बाद राजे मुझे जो सम एश्योर्ड मिलना है, यानी कि ये जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है वो राजे 55 ईयर्स की जब मैं हो जाऊंगी, तो मुझे ये पॉलिसी का अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इस पीरियड के दौरान अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो फिर जो मेरे लीगल हायर्स होंगे, जो नॉमिनी जिसको मैंने बनाया होगा मेरे लाइफ इंश्योरेंस में, उसको ये सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाएगा। अब समझना बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि राजे ये जो ड्यूरिंग द टेन्योर जो अमाउंट होता है वो डिफर करता है। वो कहते हैं कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना सेक्शन 1010D की एग्जम्पशन की, वो राजे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, लेकिन इन केस, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है उन्होंने थर्ड पॉइंट में, एग्जम्पशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, इन केस एनी सम इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D वुड बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो 1010D की एग्जम्पशन मिलेगी ही मिलेगी, आपने जितना मर्जी प्रीमियम जो है वो पे किया है। ठीक है, अब रजे ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स को समझने के लिए ना, आप लोगों के जो CBDT है, जो नोटिफिकेशन इशू किया है CBDT ने, उसमें कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं, सिचुएशन डिस्कस की हुई है, वो हम लोग यहाँ पर सिचुएशन जो है अब यहाँ पर लेंगे। एग्जांपल्स के बिना आपको ये अमेंडमेंट नहीं समझ आने वाली रजे, ध्यान रखना। अगर आप लोग ये अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो, लाइव लगा रहे हो या जो भी कर रहे हो, रजे आप लोगों को ये अमेंडमेंट लेक्चर जो है एग्जाम्पल्स के साथ ही करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में अब बहुत सारे लूप होल्स निकल के आएंगे जो आप लोगों ने पढ़े नहीं है अभी। अब समझो बात को। रजे मैं सिचुएशन 1 कंसीडर कर रही हूँ। सिचुएशन 1 क्या है, हम 2 सिचुएशंस पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में सिर्फ सिचुएशन 1 ही हो पाएगा, जिसमें आपके टोटल 3 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद रजे हमारी हमारी टोटल 5 एग्जांपल्स हैं, 6 to 7 एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने सिचुएशन 1 के, 7 एग्जांपल्स है। मुझे नहीं लगता इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, तो जितना हो गया ठीक है। सिचुएशन 2 विल बी कवर्ड इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है, वो कल के लेक्चर में होगी सिचुएशन 2। आप लोगों को आज सिचुएशन 1 ही समझ आएगी अभी। अब समझो रजे सिचुएशन 1 क्या कहती है, अब एक बार ये पैरा पढ़ो। वो कहते हैं नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस इज रिसीव्ड बाय द असेसी ऑन एनी LIPs, LIPs मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नो सम का मतलब क्या हुआ, कंसीडरेशन, मतलब जब पॉलिसी मैच्योर होती है ना, जो मुझे पैसा मिलता है उसको बोल रहे हैं वो कहते हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं, सिचुएशन 1 क्या है कि आपको कोई भी अमाउंट इससे पहले नहीं मिला था, जो पॉलिसी इशू हुई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, उससे रिलेटेड, उन पॉलिसी से रिलेटेड आपको पहले कोई भी सम नहीं मिला था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, या फिर or consideration has been received on such eligible LIP in an earlier previous year, but आपने उसकी exemption claim नहीं की थी। मतलब सिचुएशन 1 क्या कहती है सॉरी रजे, सिचुएशन 1 ये कहती है कि आपको किसी भी LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई है इससे पहले, फर्स्ट टाइम आप ये एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हो अंडर सेक्शन 1010D, या फिर कोई कंसिडरेशन क्लेम आपको मिली थी लेकिन आपने एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D जो है वो जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D जो है वो आपने क्लेम नहीं की थी।
तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, देखो, वेयर द असेसी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो, तो देखो जो हमने नॉर्मल एग्जांपल पढ़ा, जो हमने नॉर्मल केस पढ़ा, वो हमने केस क्या पढ़ा राजे? नॉर्मल केस हमने ये डिस्कस किया, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख और 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ सम एश्योर्ड, तो उस केस में मुझे एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर या तो उसका प्रीमियम जो है, जस्ट मिनट रजे, या तो उसका प्रीमियम जो है वो रजे 5 लाख से ज्यादा का है, या फिर वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा का है, तो उस केस में एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल। अब राजे ये एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ साथ लिखोगे, मैं सिर्फ आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को ये लिख पाऊंगी एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने मेरे साथ ये कॉपी में लिखने हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। रजे आप लोग 2 कॉलम्स बना लो इसके लिए, तो मैं यहां पर आपके 2 कॉलम्स जो है वो ले लेती हूँ। 2 कॉलम्स में आपने सबसे पहला कॉलम जो बनाना है वो बनाना है LIP के पर्टिकुलर्स का, और दूसरा कॉलम जो होगा वो आपका अमाउंट का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट LIP पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट, LIP पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट। चलो सो रजे स्टार्ट करते हैं। देखो अमाउंट, अब सुनो मेरी बात रजे, मान लो जो आपकी LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसकी जो डेट ऑफ इशू है वो है रजे 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। आप लोग जो इसका एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो, आप लोग जो इसका एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो वो रजे 6 लाख का पे कर रहे हो, आप लोग इसका एनुअल प्रीमियम 6 लाख का पे कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा इसका जो सम एश्योर्ड है, इसका जो सम एश्योर्ड है वो है राजेश 60 लाख का, सम एश्योर्ड है 60 लाख का। सॉरी, यहां पर आप लोग डेट ऑफ इश्यू जरा चेंज कर लो राजे एक बार, या चलो वही रहने दो, ठीक है, हम वही केस से करते हैं। 1 अप्रैल 2023, ठीक है, सम एश्योर्ड है 60 लाख, और राजे कंसीडरेशन, कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2033, 1 नवंबर 2033 रजे 70 लाख की कंसीडरेशन जो है वो आपको रिसीव हुई है। ठीक है, अब अगेन मैं वही सिचुएशन 1 के हिसाब से ये एग्जांपल ले रही हूं, तो ध्यान रखना राजे, इससे पहले आप लोगों को कोई और कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुई थी, तो इसमें मुझे आप लोग सोच के बताओ पहले, वेदर दिस अमाउंट ऑफ 70 लाख in which will be received in assessment year, assessment previous year, चलो हम previous year लेते हैं, जो कि previous year 2033 2034 में रिसीव होगा, क्या वो एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा? बताओ रजे, आप लोग सोच के बताओ मुझे। अब समझो बात को रजे, मुझे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है टू चेक द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D जो है वो क्या कहती है? वो ये कहती है एग्जम्पशन वुड बी अवेलेबल, क्योंकि ये लाइफ पॉलिसी इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो 2 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट, जो आपका प्रीमियम पेएबल है during the previous year, that should not exceed 10% of sum assured, that should not exceed 10% of sum assured। also आपको 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए, should not be greater than 5 लाख। तो मैं यहां पर लिखती हूँ एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होगी अगर आपका प्रीमियम अप टू ₹5 लाख तक है। अब देखो इस केस में हमने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, प्रीमियम पेएबल इज मोर देन 5 लाख, प्रीमियम पेएबल इज मोर देन 5 लाख।
तो दैट्स वाई राजे जो असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर 2033-34 में जो 70 लाख का अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है, दैट विल नॉट बी एग्जम्प्ट, दैट विल नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ओके, ठीक है राजे, मैं आप लोगों की बात मान गई, तो हमें एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अब लेट से सपोज करो मैं सेम एग्जाम्पल को रजे कॉपी करती हूं और मैं इसको बना लेती हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 2। मैम आप कॉपी क्यों कर रहे हो? कॉपी मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि रजे मान लो सेम पर्टिकुलर्स हैं, आपके सेम पर्टिकुलर्स हैं। अब मैं दो चेंजेस कर रही हूँ रजे इसमें, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा अलाइनमेंट में ले आऊं। हाँ ठीक है, तो रजे मैं इसमें दो चेंजेस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रजे, लेट से सपोज करो यहां पर मैं लिखती हूं कि आपका जो डेट ऑफ इशू है वो 1 अप्रैल 2023 नहीं है, वो है रजे 1 अप्रैल 2013। दैट इज 1 अप्रैल 2013। एनुअल प्रीमियम सेम है। जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है रजे, वो आपको लेट से सपोज करो हुई है 1 नवंबर 2023 में, 1 नवंबर 2023। नाउ अगेन माय क्वेश्चन यही है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर? अब 2023-24 कितने का अमाउंट रिसीव हुआ है? अमाउंट आपको रिसीव हुआ है रजित 70 लाख का। क्या वो एग्जम्प्ट होगा? अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या इस सिचुएशन में ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा? तो सुनो यहाँ पे बात को रजे, आपका सेक्शन 1010D जो है वो क्या कहता है, आप पर दो कंडीशन लगेंगी। फर्स्ट, द प्रीमियम पेबल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सेकेंड, इट शुड बी अप टू ₹5 लाख। बट अब एक बात बताऊं, क्योंकि ये जो पॉलिसी इशू हुई है वो बिफोर 1 अप्रैल 2023 रिसीव हुई है, इशू हुई है, सॉरी, तो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन ऑफ 5 लाख विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये सिर्फ उन पॉलिसीज के केस में एप्लीकेबल होगी विच आर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो दैट्स व्हाई रजे यहाँ पर मेरा जो सम एश्योर्ड है, मेरा जो प्रीमियम है वो अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड तो है। एक कंडीशन जो मेरे पर लग रही है वो सेटिस्फाई हो रही है। नाउ इन दिस केस जो ये 70 लाख का अमाउंट है रजे, ये विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। दिस विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1010D। रजे आप लोग ये नोट कर लो एग्जाम्पल दोनों, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ जी रजे, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर, आपके एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो अगेन आप लोगों ने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं आपके। 2 कॉलम्स आपके कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका जिसमें आप LIP के पर्टिकुलर्स लिखोगे और दूसरा कॉलम होगा जिसमें आप अमाउंट लिखोगे। आप लोग एक बार रजे इसको नोट कर लो, क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं और क्या क्या अमाउंट है। तो रजे अब इस केस में जो आपकी पॉलिसी इशू हुई है, यानी कि डेट ऑफ इशू जो है वो लेट से सपोज करो 1 अप्रैल 2023 है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका एनुअल प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है जो रजे आपका एनुअल प्रीमियम है वो लेट से सपोज करो 5 लाख का एनुअल प्रीमियम है। सम एश्योर्ड जो है टोटल, सम एश्योर्ड जो है टोटल वो रजे 50 लाख का सम एश्योर्ड है आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपको कंसीडरेशन रिसीव हुई है, कंसीडरेशन रिसीव हुई है आपको 1 नवंबर 2033 में।
वो रजे रिसीव हुई है 52 लाख की। याद रखना, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, हम लोग कर रहे हैं अभी सिचुएशन वन। सिचुएशन वन मतलब आपको इससे पहले कोई भी और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब मुझे आप लोग ध्यान से सोच के बताओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1010D जो ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है इन प्रीवियस ईयर 2033 2034 कितने का, 52 लाख का, दैट विल बी एग्जम्प्ट और नॉट, वो एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही है रजय, ये 52 लाख का अमाउंट जो है वो आपका एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेक्शन 1010D की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या? जो प्रीमियम है आपका वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, 50 लाख का 10% है 5 लाख। दूसरी बात, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो आपका प्रीमियम पेएबल है वो अप टू ₹5 लाख है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी रजे जो इशू की गई है वो ऑन और आफ्टर 1/4/2023 इशू की गई है। तो दैट्स वाई ये जो 5 लाख वाली कंडीशन आई है नहीं, ये एप्लीकेबल होगी। अकॉर्डिंगली जो आपका प्रीमियम होगा दैट विल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010D। अंडर सेक्शन 1010D आपका ये प्रीमियम एग्जाम्प्ट होगा। रजे इसको भी आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। नोट कर लो इसको। हाँ जी रजे, सो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद रजे हम लोग चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो अगेन ये जो एग्जाम्पल है वो आपका सिचुएशन 1 से रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब रजे इसको समझो। आप लोगों का जो डेट ऑफ इशू है पॉलिसी का, डेट ऑफ इशू है पॉलिसी का, वो है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, 1 अप्रैल 2023। और जो इसका एनुअल प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ठीक है, एनुअल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो राजे, वो 6 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हो। सम एश्योर्ड जो है, सम एश्योर्ड जो है वो है आपका 60 लाख का रजे, सम एश्योर्ड है 60 लाख का। कंसिडरेशन आपको रिसीव जो हुई है, कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है ऑन 1 November 2033। वो रजे आपको 70 लाख की कंसिडरेशन रिसीव हुई है। नाउ टेल मी, ये जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है इन प्रीवियस ईयर 2033 2034, वेदर दिस कंसिडरेशन विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D और नॉट। राजे एक एक का रिप्लाई, मुझे सबका रिप्लाई रिसीव होना चाहिए, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही कहा रजे आप लोगों ने। ये जो कंसीडरेशन है वो आपकी दैट विल नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। नॉट एग्जम्प्ट क्यों रजे? आप पर, क्योंकि ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद रिसीव हुई है। अगेन वही 10% ऑफ सम एश्योर्ड तो आपका सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। बट ये प्रीमियम अप टू ₹5 लाख का नहीं है, दिस इज मोर देन ₹5 लाख। तो दैट्स वाई रजे ये कंडीशन की वजह से आपका प्रीमियम जो है वो अमाउंट कंसिडरेशन जो कि प्रीवियस ईयर 2033-34 में रिसीव होगी, वो रजे एग्जम्प्ट नहीं होगी। दैट इज इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राजे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एक बात याद रखना, इसमें भी अमेंडमेंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इससे रिलेटेड ही अमेंडमेंट है कि जो अगर हमने ये कह दिया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमारा टैक्सेबल होगा, तो मैम ये किस सेक्शन में टैक्सेबल होगा? राजे ये सेक्शन में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 56 टू 13, अंडर सेक्शन 56 टू 13। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे। ठीक है रजे, मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? एग्जाम्पल 4 डन है, इसको नोट कर लो जरा एग्जाम्पल 4 को, और मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ?
चलो अब राजे एग्जाम्पल नंबर 5 आगे कंसीडर करते हैं। बट एग्जाम्पल नंबर 5 कंसीडर करने से पहले ना एक बात समझना राजे, अब मैं यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, मतलब जो मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पर्टिकुलर्स, और लेट से सपोज करो जो वो दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं वो है ए और बी। अब लिखो यहाँ पर मेरे साथ साथ लिखो रजे आप लोग, डेट ऑफ इशू। तो फर्स्ट जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2023, और जो सेकेंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 2023। याद रखना ये एग्जाम्पल 5 भी हम सिचुएशन 1 में रजे कवर कर रहे हैं। सिचुएशन 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको इससे पहले कोई भी और कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। अब रजे इस केस में जो आपका एनुअल प्रीमियम है, जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो लेट से सपोज करो ए का है 3 लाख, और जो बी का है वो है 2 लाख। ए का 3 लाख है और बी का 2 लाख है। सम एश्योर्ड जो है आपका, सम एश्योर्ड रजे, ये जो सम एश्योर्ड है आपका ये है आपका 30 लाख, और बी का है आपका 20 लाख, बी का 20 लाख, ठीक है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो आप लोगों को दोनों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मिलनी है वो मिलनी है राजे 1 नवंबर 2033, और कितने कितने की मिलनी है, 32 लाख की मिलनी है राजे, और राजे मिलनी है 21 लाख की, 32 लाख और 21 लाख की। नाउ टेल मी कि प्रीवियस ईयर 2033-34 में जब मुझे ये दोनों कंसीडरेशन मिलेंगी तब ये टैक्सेबल होगी या एग्जम्प्ट होगी, दोनों कंसीडरेशन बताओ रजे ध्यान से सोचकर। हाँ जी बोलो। करते हैं, हाँ जी। अब सुनो मेरी बात को, अगेन यहां पर भी वही कंडीशंस है। क्या दो कंडीशंस है क्या, कि एक तो जो आपका ये जो प्रीमियम अमाउंट है ना दैट शुड बी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। अब ये कंडीशन दोनों ही लाइफ पॉलिसी सेटिस्फाई कर रही है, 30 लाख का 10% 3 लाख, और 20 लाख का 10% 2 लाख, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब इसमें क्या था कि जो एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम है ना, ऑफ ऑल लाइफ पॉलिसीज, एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ ऑल लाइफ पॉलिसीज should not exceed, should not exceed ₹5 लाख, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस केस में भी जो एग्रीगेट प्रीमियम है हमारा, मैं यहां पर बात कर रही हूं एग्रीगेट की, एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, टोटल, वो रजे 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 5 लाख है। ठीक है, तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दोनों लाइफ पॉलिसीज की एग्जम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1010D, दोनों लाइफ पॉलिसीज की एग्जम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1010D। रजे मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फटाफट करो बताओ। हाँ जी रजे, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 5 के बाद आपका एग्जाम्पल 6। तो मैंने एग्जाम्पल 6 के लिए क्या किया, मैंने सेम पर्टिकुलर्स ले लिए, मतलब इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगी, सिर्फ एग्जाम्पल 6 में 5 वाले ही चेंजेस कर दूंगी। क्या चेंजेस करूंगी, डेट ऑफ इशू सेम है 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23। एनुअल प्रीमियम अब इसमें चेंज हो रहा है, एनुअल प्रीमियम राजे, राजे अब इसमें मान लो है 4,50,000 का, और यहां पर है राजे 5,50,000 का। एनुअल प्रीमियम 4,50,000 और 5,50,000 का है। सम एश्योर्ड भी आपका चेंज है, सम एश्योर्ड है राजे 45 लाख का और आपका 55 लाख का।
कंसीडरेशन भी ऑब्वियसली फिर चेंज होगी रजे। जो आपकी कंसीडरेशन है वो ए के केस में है 52 लाख की, और बी के केस में जो आपको रिसीव हो रही है वो 60 लाख की हो रही है। नाउ एनालाइज करो और मुझे बताओ कि क्या ए या बी दोनों की एग्जम्पशन मुझे मिल जाएगी, या सिर्फ ए की या बी की एग्जम्पशन मिलेगी। बताओ जरा रजे आप। अब समझो बात को रजे। रजे आपका यहाँ पर अगेन जो कंसीडरेशन प्रीमियम है उस पे दो कंडीशन लगनी थी। क्या? एक तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो ये कंडीशन तो आपकी अब भी सेटिस्फाई हो रही है अंडर बोथ द प्लान्स, क्योंकि ये अप टू 10% ही है। 55 का 10% और 45 का 10%। बट सेकंड कंडीशन क्या है? ये जो आपका एग्रीगेट प्रीमियम होना चाहिए रजे, जो आपका एग्रीगेट प्रीमियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो अप टू ₹5 लाख होना चाहिए। बट मैम यहाँ तो एक्सीड कर रहा है। जो मेरा एग्रीगेट प्रीमियम है ना, यहाँ पर एग्रीगेट प्रीमियम यहाँ पर एक्सीड कर रहा है किससे? 5 लाख से। एग्रीगेट प्रीमियम इज एक्सीडिंग ₹5 लाख। ठीक है, तो इस केस में मैंने आपको क्या समझाया था कि जिनका प्रीमियम 5 लाख से कम है उनकी एग्जम्पशन ले लो। मतलब कि क्या हुआ? पॉलिसी ए आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी क्योंकि उसका प्रीमियम 5 लाख से कम है। पॉलिसी बी विल बी टैक्सेबल। और अगेन यहाँ पर रजे, जो पॉलिसी बी है आपकी टैक्सेबल होगी वो होगी अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अंडर सेक्शन 56(2)(13) 56(2)(13) में ये आप लोगों की टैक्सेबल हो जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लो एग्जाम्पल नंबर 6 को। बस एक दो एग्जाम्पल हमारे इस सिचुएशन के रह गए हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे राजे। दो एग्जाम्पल्स और रह गए हैं बस, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगी। आप लोग इसको नोट कर लो। तो रजे एग्जाम्पल 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद रजे हम लोग आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 7 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 पे। तो इस केस में मैंने क्या किया? मैंने 3 लाइफ पॉलिसीज ले ली। तो मतलब यहां पर अगेन मेरे पर्टिकुलर्स आएंगे रजे। इधर आ जाएगी रजे आपकी ए पॉलिसी, बी पॉलिसी, और इधर आपकी सी पॉलिसी। अगेन आप लोग रजे मेरे साथ साथ नोट करोगे, जो आपकी डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2023। इस केस में भी डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 2023, और इस केस में भी जो आपकी डेट ऑफ इशू है वो है 1 अप्रैल 2023। रजे, जो आपने एनुअल प्रीमियम पे करना है, जो आपने एनुअल प्रीमियम पे करना है वो ए के केस में पे करना है 1 लाख का, बी के केस में पे करना है 3,50,000 का, और सी के केस में पे करना है रजे आपने 6 लाख का। अच्छा, सम एश्योर्ड जो है आपका, सम एश्योर्ड, तो यहां पर राजे जो आपका सम एश्योर्ड है वो है आपका 10 लाख का, और बी के केस में है राजे आपका सम एश्योर्ड 35 लाख का, सी के केस में आपका सम एश्योर्ड है 60 लाख का। ठीक है, अब कंसीडरेशन की बात करते हैं। कंसीडरेशन जो आपको रिसीव होने वाली है रजे, वो रिसीव होने वाली है 1 नवंबर 2033 में। तीनों लाइफ पॉलिसीज की कंसीडरेशन रिसीव हो जाएगी। कितने की? 12 लाख की रिसीव होगी ए की, 40 लाख की रजे रिसीव होगी आपकी बी की, और 70 लाख की रजे आपकी रिसीव होगी सी की। अब एनालाइज करो और मुझे बताओ, क्या आपको ए, बी या सी में से, तीनों में से किसी एक की एग्जम्पशन मिलेगी या सबकी एग्जम्पशन मिल जाएगी? बताओ राजे, या दो की एग्जम्पशन मिलेगी? एनालाइज करो और बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो रजे, आप लोग सभी बिल्कुल सही हो। देखो अगेन यहाँ पर जो मेरे पास कंडीशन एप्लीकेबल होगी वो कौन सी एप्लीकेबल होगी? क्या? प्रीमियम पेड, एनुअल प्रीमियम पेड शुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाती है सारी लाइफ पॉलिसीज से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? जो एग्रीगेट प्रीमियम है राजे आपका, एग्रीगेट प्रीमियम है। एग्रीगेट प्रीमियम मतलब तीनों लाइफ पॉलिसीज का, ए प्लस बी प्लस सी का, दैट शुड नॉट एक्सीड, दैट शुड नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड ₹5 लाख।
लेकिन इस केस में तो ए, बी और सी के केस में तो ये एक्सीड कर गया। ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रीमियम है टोटल रजे आपका, वो एक्सीड कर रहा है 5 लाख से। मतलब कोई ना कोई एक पॉलिसी हम लोगों को करनी, टैक्सेबल करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या कहा था, अगर सारी लाइफ पॉलिसीज नहीं हो रही तो ग्रुप बनाओ। राजे ए और सी का ग्रुप तो बन नहीं सकता, क्योंकि देखो सी तो किसी के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि सी का खुद का प्रीमियम ही 5 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है, और किस सेक्शन में टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड आईएफओएस टैक्सेबल होगा, अंडर सेक्शन 56 टू 13, अंडर सेक्शन 56 टू 13। अब ए प्लस बी का जो एग्रीगेट प्रीमियम है रजे, जो ए प्लस बी का एग्रीगेट प्रीमियम है, ये अप टू ₹5 लाख है, और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इन दोनों केसेस में मुझे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D जो है वो मिल जाएगी। आप लोग मुझे रजे सबको बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया? रजे सबको समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ रजे। हाँ जी रजे, सो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस कर लिया। अब लास्ट एग्जाम्पल सिचुएशन 1 का डिस्कस करेंगे रजे, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, अगेन ये सिचुएशन 1 है, मतलब इससे पहले आपने कोई भी और लाइफ पॉलिसी का जो कंसीडरेशन है वो रिसीव नहीं किया था। ध्यान से सुनना मेरी बात राजे। अब इस केस में आपके पास 4 लाइफ पॉलिसीज हैं, एक्स, ए, बी और सी। 4 लाइफ पॉलिसीज हैं, जिसकी जो डेट ऑफ इशू आपको दी रखी है, ये मैंने आपको डेट ऑफ इशू दे रखा है। ये डेट ऑफ इशू है राजे 1 अप्रैल 2022 का। ये डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 2023 का। ये डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 2023 का। और ये जो डेट ऑफ इशू है वो भी है 1 अप्रैल 2023 का। एनुअल प्रीमियम की बात करते हैं। एनुअल प्रीमियम लिखो, साथ साथ लिखो मेरे, एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम राजे इसका है 5,50,000 का। इसका एनुअल प्रीमियम है 1 लाख का। यहाँ एनुअल प्रीमियम है 3,50,000 का। और यहाँ पर जो एनुअल प्रीमियम है राजे वो 6 लाख का है। ठीक है, इधर जो सम एश्योर्ड दिया गया है, सम एश्योर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है राजे आपका 55 लाख का सम एश्योर्ड। उसके बाद 10 लाख का सम एश्योर्ड, नेक्स्ट इज 35 लाख का सम एश्योर्ड, और उसके बाद 60 लाख का सम एश्योर्ड। ये सम एश्योर्ड आपको दिया गया। अब बात करते हैं कंसीडरेशन की, तो राजे यहां पर थोड़ा सा चेंज है। कंसीडरेशन जो आपको पॉलिसी एक्स की है वो रिसीव हुई है 1 नवंबर 2032 को, 62 लाख की रिसीव हुई है। और जो दूसरी कंसीडरेशन बाकी तीनों लाइफ पॉलिसीज की हैं वो रिसीव हुई है राजे 1 नवंबर 2033 को। कितनी रिसीव हुई है राजे, 12 लाख की रिसीव हुई है। नेक्स्ट उसके बाद 40 लाख की रिसीव हुई है। नेक्स्ट उसके बाद 70 लाख की रिसीव हुई है। ये आपको कंसीडरेशन रिसीव हुई है। नाउ सिचुएशन एनालाइज करो और एक बार मुझे आप आंसर बताओ राजे, कौन कौन सी लाइफ पॉलिसीज एग्जम्प्ट होनी चाहिए, बताओ क्लियर। हाँ जी रजे, सो यहाँ पर बात करें सबसे पहले कंडीशंस की, तो रजे जो कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स, ए और सॉरी बी, ए बी और सी, जो ये 3 लाइफ पॉलिसीज हैं, इनके लिए कंडीशन वही 2 कंडीशन है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और जो एग्रीगेट प्रीमियम है आपका वो शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, वो शुड नॉट एक्सीड 5 लाख होना चाहिए, ₹5 लाख। लेकिन क्योंकि जो हमारी एक्स वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2022 को रिसीव हुई है, दैट इज इट इज इशू हुई है बिफोर 1 अप्रैल 2023, तो इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, 5 लाख वाली कंडीशन नहीं लगेगी।
और वो कंडीशन क्या है कि वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए। क्या मैम? प्रीमियम जो आपका पेबल है 10% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए, यानी कि बिना सोचे समझे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है एक्स के केस में। दैट्स व्हाई इन प्रीवियस ईयर 2032-33, इन प्रीवियस ईयर 2032-33 this will be exempt under section 1010D. दिस विल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010D। अब राजे बाकी की लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें से देखो सी का जो प्रीमियम है अगेन वही केस है कि सीधा 5 लाख से ज्यादा है, इसको तो हम किसी के साथ ग्रुप कर ही नहीं सकते। लेकिन जो ए और बी का प्रीमियम है वो दोनों मिला के, ये जो प्रीमियम है ये दोनों मिला के 5 लाख तक है, ये दोनों मिला के अप टू ₹5 लाख है। तो राजे इस केस में क्योंकि इन दोनों का प्रीमियम अप टू ₹5 लाख है तो राजे ए का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपको बी की भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन आपको सी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, दैट विल बी टैक्सेबल। और ये टैक्सेबल अगेन वही होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 to 13, अंडर सेक्शन 56 to 13। रजय मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बताओ रजय, यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है रजय। सो रजय देखो आज के लेक्चर में हमने ये टोटल 8 एग्जांपल्स जो हैं वो आपके डिस्कस किए हैं। ये अगेन मैं आपको बता दूं ये सिचुएशन 1 के हैं और ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपके कवर कर लिए। ठीक है, अब रजय कल के लेक्चर में, ठीक है आज हमने काफी सारा पार्ट कवर कर लिया, कल के लेक्चर में रजय हम लोग शुरू करेंगे आपकी सिचुएशन नंबर 2, जिसमें आपको कुछ प्रीमियम अमाउंट पहले भी मिल चुका होता है, फिर उसमें देखेंगे कि एग्जाम्पशन जो है वो कैसे मिलती है। तो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डन है?